हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं प्रतीक मिश्रा एक बार फिर सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म यूपी एग्जाम्स रिजल्ट गुरु पर सभी का स्वागत है। और जल्दी से जल्दी सेशन को लाइव कर लीजिए क्योंकि सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। और आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं कुछ एमसीक्यूज। जैसा कि हमने बताया था कि फ्राइडे और सैटरडे को आपके एमसीक्यूज चलते हैं और मंडे से लेकर थर्सडे तक हम थ्योरी सब्जेक्ट पर काम करते हैं। तो थ्योरी पढ़ते हैं मंडे से लेकर और थर्सडे तक, और फ्राइडे और सैटरडे को हमारे एमसीक्यूज रहते हैं। प्रीवियस लेक्चर में यानी कि कल के लेक्चर में हमने देखा था एमसीक्यूज, और उसमें हमने दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है वहां पर हमने डिस्कस किए थे। तो उन्हीं प्रश्नों के कार्यवाह को आगे बढ़ाते हुए, उन्हीं के सफर को आगे बढ़ाते हुए हम बढ़ चलते हैं अपने सेशन के आगे यानी कि अगले पड़ाव पर और बात करते हैं पहले प्रश्न। लेकिन पहले प्रश्न पर जाने से पहले, अगर अभी तक आपने यूपी एग्जाम्स रिजल्ट गुरु के टेलीग्राम चैनल को ऑफिशियली इसको ज्वाइन नहीं किया है तो भैया जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन कर लीजिए। बाकी आप इस लिंक के माध्यम से और इस क्यूआर कोड के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। क्यों करना है ज्वाइन? क्योंकि यहाँ पर आपको फ्री पीडीएफ और लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। और पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद स्थित है? बताइए, निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद स्थित है? ऑप्शंस हैं आगरा, जयपुर, लाहौर या अहमदाबाद। आगरा, जयपुर, लाहौर या अहमदाबाद। कौन सा शहर है जहां पर शाहजहां के द्वारा मोती मस्जिद का निर्माण करवाया गया था? आगरा में करवाया गया था, जयपुर में करवाया गया था, लाहौर में करवाया गया था या अहमदाबाद में करवाया गया था? तो जल्दी से जल्दी बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। और इसका सही उत्तर होगा आपका आगरा। ठीक है, आगरा शहर में जो है मोती मस्जिद की स्थापना करवाई गई थी। याद रखिएगा, मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर से बताना चाहूंगा। और इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न ये थे कि आपका अगर बात करें कि मुगल साम्राज्य का जो स्थापत्य का स्वर्ण काल, मुगल साम्राज्य में स्थापत्य का स्वर्ण काल किसके शासन को कहा जाता है? तो याद रखिएगा, वो कहा जाता है शाहजहां के। शाहजहां के शासन को कहा जाता है। ठीक है, क्लियर रखा। और अगर हम बात करें थे तो यहां पर हमने स्थापत्य की बात करी और आगे हम बात करेंगे या चित्रकला के में किसको कहा जाता है। तो मैं ये बता चुका हूं, कल के लेक्चर में भी आपको बताया था कि चित्रकला का जो है, चित्रकला का स्वर्णकाल किसके समय को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है जहांगीर के समय को। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है, जहांगीर पिता और शाहजहां पुत्र क्षमा कीजिएगा, जहांगीर पिता और शाहजहां पुत्र, और इन दोनों के शासनकाल को क्या कहा जाता है? एक को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है और एक को स्थापत्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। और मोती मस्जिद का निर्माण करवाया गया था आगरा शहर में। अगले पड़ाव की ओर, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आमेर का किला किसने बनवाया? बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आमेर के जो राजा थे, ठीक है, आमेर के जो राजा थे, आमेर के राजा ने अपनी पुत्री, आमेर के राजा कौन, क्या नाम था राजा का नाम था बिहारी मल भी कहते थे उनको, और राजा भारमल भी कहा जाता था। ठीक है, राजा भारमल या राजा बिहारी मल ने अपनी पुत्री का विवाह, अपनी पुत्री का जो विवाह है वो अकबर के साथ किया था। वो अकबर के साथ किया था। पुत्री का नाम था हरखाबाई। क्या नाम था? हरखाबाई का विवाह इन्होंने किसके साथ किया था? अकबर के साथ किया था। और आमेर के राजा की बात करें तो यहाँ पर पूछ रहा है जो आमेर का किला है, ठीक है, आमेर का किला है, उसका निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया, राजा मान सिंह ने करवाया, उदय सिंह द्वितीय ने करवाया या महाराणा प्रताप ने करवाया? सही उत्तर है राजा मान सिंह जी के द्वारा जो है आमेर के किले का निर्माण करवाया गया था। आगे बात करते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो लाल किला किसने बनवाया? देखिए, स्थापत्य की बात हो रही है, यहाँ पर स्थापत्य की बात हो रही है। तो इसी स्थापत्य की कड़ी में अगला प्रश्न जो है वो ये है कि लाल किले का जो निर्माण है किसने करवाया? अब देखिए, यहाँ पर दो चीजें हैं। पहली चीज ये है
कि बात अगर होगी आगरा आगरा का लाल किला, अगर बात होगी आगरा का लाल किला किसने बनवाया, ठीक है, क्योंकि प्रश्न अधूरा है, प्रश्न पूरा पूछा जाएगा कि आगरा का लाल किला किसने बनवाया, तो आगरे का लाल किला बनवाया था अकबर ने, ठीक है। और अगर वहीं पूछता है कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया, क्योंकि दो लाल किला है, और दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया, तो वहां पर जो उत्तर होगा वो दूसरा हो जाएगा। आगरे का लाल किला किसने बनवाया, अकबर ने बनवाया, और दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया, तो दिल्ली का लाल किला बनवाया था शाहजहां ने, शाहजहां ने, ठीक है। तो यहां पर अगर पूछता है कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया, तो आंसर हो जाएगा शाहजहां, और आगरे का लाल किला किसने बनवाया, तो आंसर हो जाएगा अकबर। याद रखिएगा, ये दोनों पॉइंट बहुत जरूरी है। काफी बच्चे जो हैं इसमें दिक्कत कर जाते हैं, काफी बच्चों को, काफी विद्यार्थियों को इसमें दिक्कत आ जाती है, तो इसको बड़ा ध्यान से देखिएगा कि आगरे का जो लाल किला है वो अकबर के द्वारा बनवाया गया था, और दिल्ली का जो लाल किला है, क्योंकि दिल्ली शहर में, याद रखिएगा, दिल्ली शहर में एक छोटा सा शहर, दिल्ली में एक छोटा सा शहर शाहजहां के द्वारा स्थापित करवाया गया था, जिसको हम दिल्ली 6 के नाम से जानते हैं या छठी दिल्ली के नाम से जानते हैं, और शहर का नाम क्या था, शाहजहानाबाद। शाहजहानाबाद का निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां ने करवाया था, जिसको आज के समय पर हम चांदनी चौक के नाम से जानते हैं। और उसी चांदनी चौक में लाल किला भी है, जामा मस्जिद भी है, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, इसीलिए जो दिल्ली का लाल किला है वो शाहजहां के द्वारा, और आगरा का जो लाल किला है वो अकबर के द्वारा बनवाया गया था। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, कि जहांगीर का क्या मतलब है। जहांगीर का क्या मतलब है, जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था, तो जहांगीर का वास्तविक नाम था सलीम। क्या था, सलीम था, या इसको शेखो बाबा भी कहा जाता था, शेखो बाबा भी कहा जाता था, ठीक है। याद रखिएगा, सलीम को शेखो बाबा और जहांगीर, ठीक है, जहांगीर के नाम से ये पद पर बैठे थे, या जो आगरा का जो सिंहासन है, हिंदुस्तान का जो सिंहासन है, उस पर ये बैठे थे जहांगीर के नाम से, नाम सलीम था। नाम सलीम क्यों था, क्योंकि अकबर जो थे वो एक, बेसिकली मैंने आपको बताया था कि एक चिश्ती हुआ करते थे, और उनका नाम था शेख सलीम चिश्ती। तो अकबर की जो संतानें थी वो मरती जा रही थी, उनके जहांगीर से पहले भी उनको पुत्र की प्राप्ति हुई थी, तो वो सब मरते जा रहे थे। तो इन्होंने क्या था कि उनसे कहा कि भैया देखिए ये तकलीफ हो रही है, उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, तकलीफ आपकी दूर हो जाएगी। तो उन्होंने कुछ प्रार्थना और मुराद ऊपर से मांगी होगी, तो उस मांगी मुराद को पूरा हो गया। तो हरखा भाई के जो है वो पुत्र होता है जहांगीर, और इन्हीं की कुटिया में होता है, जो शेख सलीम चिश्ती हैं, इन्हीं की कुटिया में जहांगीर का जन्म होता है। फतेहपुर सीकरी अगर आप जाएंगे कभी, तो फतेहपुर सीकरी में जैसे ही एंटर करेंगे, सबसे पहली जो दरगाह मिलेगी, सबसे पहला जो टॉम मिलेगा, जो जो कब्र मिलेगी, वो मिलेगी शेख सलीम चिश्ती की, ठीक है। चलो इसी के साथ बढ़ते हैं। तो जहांगीर का क्या मतलब है, जहांगीर का मतलब है पूरी दुनिया को जीतने वाला, पूरी दुनिया का विजेता। तो क्या होगा, विश्व विजेता। क्या होगा, विश्व विजेता। चलो आगे बढ़ते हैं। नूरजहां किस मुगल बादशाह की पत्नी थी। नूरजहां, कल मैंने आपको बताया था कि नूरजहां जो हैं वो किस किस बेसिकली मुगल बादशाह की, इनको जो है बादशाह बेगम की उपाधि भी दी गई थी, बादशाह बेगम की उपाधि भी दी गई है। क्यों दी गई है, क्योंकि ये जो है पूरा मुगल शासन चलाया करती थी पीछे से, आगे से जो है इनके पति चलाया करते थे, जो कि पति कौन थे, जहांगीर थे। और सबसे फेवरेट पत्नियों में से एक थी ये नूरजहां, जहांगीर की, और ये पूरा शासन संभाला करती थी अपने पिता और अपने भाई की मदद से। पिता का नाम था इदमातुद्दौला, और तो दोनों की सहायता से पूरा राज चलाया करती थी। क्यों चलाया करती थी, क्योंकि जहांगीर इस लायक नहीं बचा था कि पूरा शासन चला सके, पूरे दिल्ली सल्तनत को सॉरी मुगल सल्तनत को, मुगल साम्राज्य को संभाल सके। तो उसमें क्योंकि वो बचपन से ही अफीम का नशा करता था, और अफीम के नशे में ही हमेशा गुल रहता था, दिमाग उसका काम करता नहीं था। तो इसलिए नूरजहां सारा जो क्षेत्र है, सारा जो साम्राज्य है, उसको संभालती थी, ठीक है। क्लियर हुआ पॉइंट, क्लियर।
चलो आगे बढ़ते हैं। इनाम भूमि वह थी जिसे सौंपा गया था। इनाम भूमि वह थी जिसे सौंपा गया था, यानी कि एक इनाम के रूप में भूमि सौंपी जाती थी मुगल साम्राज्य के समय पर। मुगल साम्राज्य के समय पर एक इनाम भूमि जो है वो सौंपी जाती थी। किसको सौंपी जाती थी? विद्वानों को और धार्मिक व्यक्तियों को सौंपी जाती थी, मनसबदारों को सौंपी जाती थी, वंशानुगत राजस्व संग्रह जो संग्रह करता थे उनको सौंपी जाती थी, या रसोइयों को सौंपी जाती थी। फटाफट से इसका उत्तर दे दो, फटाफट से इसका उत्तर दे दो कि क्या होगा इसका सही उत्तर। किसको सौंपी जाती थी? बता दो भैया फटाफट से, किसको सौंपी जाती थी? तो इसका सही उत्तर होगा विद्वानों को और धार्मिक व्यक्तियों को जो है ये इनाम की भूमि जो है सौंपी जाती थी। जो धर्म का काम करते थे, जो विद्वान होते थे राज दरबार के, धर्म का काम करने वाले जो मौलवी मौलाना हुआ करते थे, ठीक है, उन सभी को ये जो इनाम की भूमि है वो दी जाती थी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? निम्नलिखित में से किसे जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ये आपको पता होना चाहिए। इस व्यक्ति को जिंदा पीर के नाम से तो जाना ही जाता था और इसने खुद को उपाधि भी दी थी एक आलमगीर की। इसे आप समझ जाएंगे, आलमगीर की उपाधि भी इसने खुद को दी थी। इससे आप जरूर समझ जाएंगे कि आलमगीर की उपाधि खुद को किसने दी थी। और इसने जो है रेशमी वस्त्रों पर रोक लगा दी थी, तुलादान पर रोक लगा दी थी, झरोका दर्शन पर रोक लगा दी थी, दरबार में नौरोज और होली का त्यौहार मनाने पर रोक लगा दी थी। सभी त्योहारों पर लगभग जो है सभी त्योहारों पर रोक लगाई थी। अकबर के द्वारा जिस जजिया कर को समाप्त किया गया था उस जजिया कर को इसने पुनः स्थापित किया था। जो तीर्थ यात्रा कर को अकबर ने खत्म किया था उसको दोबारा से लगाया गया था। यानी कि अकबर यहाँ पर जो है ऑप्शन नहीं होगा, अकबर यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। और जहांगीर हो सकता है, शाहजहां हो सकता है या औरंगजेब हो सकता है। ये तीनों अकबर के बाद में आए थे। चलिए बताइए तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है औरंगजेब। क्या सही उत्तर है इसका? औरंगजेब। औरंगजेब के समय पर मुगल साम्राज्य का जो विस्तार हुआ है वो किसी के समय पर नहीं हुआ है। औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य का विस्तार अत्यधिक सबसे ज्यादा चरम पर अगर कहीं पहुंचा है मुगल साम्राज्य तो औरंगजेब के समय पर ही पहुंचा है, ठीक है। उसके औरंगजेब के मरने के बाद, औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 में और इसके मरने के बाद ही जो साम्राज्य है उसका सिकुड़ना शुरू हो गया था, उसका बेसिकली विखंडन शुरू हो गया था, टूटना शुरू हो गया था साम्राज्य। और कुछ रियासतें ऐसी थी जिन्होंने खुद को स्वतंत्र करा लिया था। जैसे बंगाल की रियासत थी उसने खुद को स्वतंत्र करा लिया, जिस प्रकार से हैदराबाद की रियासत थी उसने खुद को स्वतंत्र करा लिया था, जिस प्रकार से अवध की जो रियासत थी उसने खुद को स्वतंत्र करा लिया था। इस प्रकार से जो साम्राज्य बढ़ रहा था वो औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही सिकुड़ना शुरू हो गया था और उसके बाद कोई भी ऐसा शासक नहीं आया औरंगजेब के बाद जो इस साम्राज्य को आगे ले जाए, आगे बढ़ा सके, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है बक्सर का युद्ध बक्सर का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, थोड़ा सा हटके, लेकिन याद रखिएगा ये सारी घटनाएं जो हैं ये मुगल साम्राज्य के समय की ही चल रही हैं। मुगल साम्राज्य की अगर हम बात करें तो मुगल साम्राज्य, आपको क्या पता, क्या क्या लगता है किस समय से लेकर किस समय तक था? मुगल साम्राज्य जो है वो किस समय से शुरू हुआ, किस समय पर खत्म हुआ? तो मुगल साम्राज्य शुरू हुआ था 1526 में, जब बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी हिंदुस्तान में, भारत में। और उसके बाद इसकी नींव उखाड़ फेंकी, या इस मुगल साम्राज्य को उखाड़ फेंका, खत्म कर दिया किसने? अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने कहा कि भैया बहुत हुआ तुम्हारा साम्राज्य साम्राज्य खेलना, तुम इस लायक नहीं हो, चलो खत्म करो। तो कब खत्म कर दिया? 1858 में, 1858, 57 कह सकते हैं, 1857-58 में अंग्रेजों ने मुगल साम्राज्य को खत्म कर दिया था। तो 1526 से लेकर और 1858 तक, कितने लंबे समय तक? लगभग 300 सालों तक, 300 सालों तक जो है, 325-300 सालों तक लगभग पूरा साम्राज्य चला है, ठीक है। हाँ, लगभग 300 सालों तक इतना लंबा साम्राज्य ये चला है। तो ये पूरी घटनाएं जो हैं ये भी मुगल साम्राज्य के समय पर ही हो रही हैं, लेकिन ऐसे क्षेत्र में हो रही है। बक्सर का जो युद्ध है ऐसे समय पर हो रहा है, ऐसे बेसिकली क्षेत्र में हो रहा है जो मुगल साम्राज्य के अब अधीन नहीं है या उसके क्षेत्र में, उसके राज्य में नहीं आता है। तो फटाफट से ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है अंग्रेज, बंगाल के नवाब और फ्रांसीसी। तो बक्सर के जो युद्ध में बेसिकली फ्रांसीसी नहीं थे,
एक चीज बता दूं, अंग्रेजों और जो बंगाल के शासक थे उसके बीच में लड़ा गया था। अब देखिए, बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब, और शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट। ठीक है, तो शाह आलम मुगल द्वितीय सम्राट, मीर कासिम अवध के नवाब, मीर कासिम और अवध के नवाब, यहाँ कॉमा आएगा। बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब और शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट, क्या इनके बीच में हुआ था? क्या इनके बीच में हुआ था बक्सर का युद्ध? तो यहां पर अगर मैं कहूं बक्सर का युद्ध डैश के बीच लड़ा गया था, इसको ऐसे ऑप्शन पूरा होगा, और हेक्टर मुनरो। ठीक है, हेक्टर मुनरो और इन सब के बीच में, तो उत्तर इसका ये हो जाएगा, बिल्कुल सही। अकबर द्वितीय बंगाल का नवाब और अवध का नवाब नहीं, अकबर द्वितीय बंगाल का नवाब और मराठा नहीं। ठीक है, बी सही उत्तर होगा। तो बक्सर का युद्ध जो है वो ये सब एक पार्टी में थे, यानी कि मीर कासिम, ठीक है, अवध का नवाब और शाह आलम द्वितीय जो थे ये एक पार्टी में थे, और बाकी किसके अगेंस्ट में था? अंग्रेजों के अगेंस्ट में। और अंग्रेजों की जो सेना की टुकड़ी थी उसका नेतृत्व कर रहा था कौन? हेक्टर मुनरो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए, अगले प्रश्न पर पहुंचा जाए। तो अगला प्रश्न कहता है, क्या कहता है कि मुगलों के अधीन शहरी क्षेत्रों में पुलिस कर्तव्यों के रूप में जाने जाने वाले अधिकारियों को सौंपा गया था। तो पुलिस कर्तव्य किसको सौंपा गया था? शहरी क्षेत्रों में जो पुलिस का काम करते थे वो कौन थे? कोतवाल थे, काजी थे, वकील थे, या अमीन थे? कोतवाल थे, काजी थे, क्या थे? कोतवाल थे, काजी थे, वकील थे या अमीन थे? तो सही आंसर होगा कोतवाल। कौन थे? कोतवाल थे। काजी तो भैया सब जानते हैं, काजी जो धर्म गुरु वगैरह काजी होते हैं वो। वकील जो है वकील वाला हम सब जानते हैं, और अमीन अलग। ठीक है, किस पाल शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? किस पाल शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध, है ना, बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? बताइए। तो आंसर है धर्मपाल, याद रखिएगा। अगर हम बात करें विक्रमशिला, बात करें विक्रमशिला की, तो ये कहां पर है? ये है भागलपुर में। कहां पर है? भागलपुर में है। और इसको किसने बनवाया? इसको बनवाया धर्मपाल ने। किसने बनवाया? धर्मपाल ने बनवाया। वहीं बात करते हैं अगर नालंदा की, नालंदा को किसने बनवाया? नालंदा कहां पर है? तो बिहार में है। और कहां पर है बिहार में? बिहार में नालंदा में है। और किसने बनवाया? कुमार गुप्त ने बनवाया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? कल बताया था मैंने आपको, कल मैंने बताया था आपको, कल अगर ध्यान से आपने देखा होगा तो कल मैंने आपको बताया था कि जो पानीपत की दूसरी लड़ाई है वो किन के बीच लड़ी गई थी। कल मैंने आपको बताया था कि पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है वो किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। फटाफट से मुझे बता दो इसका उत्तर, फटाफट से मुझे इसका उत्तर बता दो। बताओ। तो सही उत्तर है इसका, यहां पर पूछ रहा है दूसरी लड़ाई, यहां पर पूछ रहा है दूसरी लड़ाई। दूसरी लड़ाई अगर हम पहली की बात करें तो पहली हुई थी 1526 में, और पहली हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी में। ठीक है, पहली हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी में। दूसरी जो हुई थी वो हुई थी 1556 में, और किसके बीच में हुई थी? अकबर और हेमू के बीच में। इसमें इसमें कौन जीता था? बाबर जीता था। इसमें कौन जीता था? अकबर जीता था। और तीसरी हुई थी 1761 में, किसके बीच में? मराठा के बीच, मराठा और अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई थी। बाबा अफगान भी इसको कहते हैं। और जीता कौन था?
अहमद शाह अब्दाली। मराठों की तरफ से सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? सदाशिव राव, सदाशिव भाऊ या सदाशिव राव इनको कहते हैं। ठीक है, क्लियर। तो यहां पर क्या होगा, दूसरी लड़ाई किस किस के बीच में हुई है? अकबर और हेमू। हेमू का पूरा नाम क्या था? हेमचंद्र विक्रमादित्य। हेमचंद्र विक्रमादित्य इसका सही उत्तर था। आगे बढ़ा जाए, चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो बात करेंगे अगर हल्दी घाटी के युद्ध में, ये युद्ध जो था वो निर्णायक नहीं था। ठीक है, ऐसा नहीं कह सकते कि इसमें कौन जीता कौन हारा, निर्णायक युद्ध नहीं था। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था अकबर की सेना और महाराणा प्रताप, सिसोदिया वंश के महाराणा प्रताप के बीच में। महाराणा प्रताप, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में हुआ था। अब ये पूछ रहा है कि मुगल सेना का जो नेतृत्व है वो किसने किया था, यानी कि अकबर की सेना का नेतृत्व। इसका मतलब यह है कि इस युद्ध में अकबर नहीं आया था। इस युद्ध में अकबर नहीं आया था, तो उसकी जगह पर कौन आया था? सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? आमेर के राजा मान सिंह। आमेर के राजा मान सिंह के द्वारा जो मुगल सेना है उसका नेतृत्व किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुगल बादशाहों में मीर बख्श किसके या मीर बख्शी किसके प्रमुख थे? सेना के संगठन के प्रमुख थे भैया। सेना का संगठन जो था उसके प्रमुख हुआ करते थे मीर बख्श। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से कौन सैयद बंधुओं के पतन का कारण था? सैयद बंधुओं को किसने खत्म किया, जो काफी ज्यादा प्रोमिनेंट रहे हैं, काफी ज्यादा एक्टिव रहे हैं? मुगल साम्राज्य किसके समय पर पतन हो गया? तो ये हुआ था आपका मोहम्मद शाह रंगीला के समय पर। आगे बढ़ते हैं। मुगल चित्रकला किसके शासन काल में अपने चरमोत्कर्ष पर थी? अभी बताया था, जहांगीर के समय पर। किसके समय पर? जहांगीर के समय पर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मुगल रानी जिसका नाम सिक्कों पर और सभी शाही फरमानों पर अंकित होने के साथ साथ शाही हस्ताक्षर से जुड़ा हुआ था। तो मैंने आपको बताया था कि पूरे मुगल साम्राज्य में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है, पूरे मुगल साम्राज्य में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है जब किसी रानी को इतनी शक्तियां मिली हों। किसकी रानी थी वो जहांगीर की रानी थी। किसकी रानी थी? जहांगीर की रानी थी। और उसको शक्तियां किसने दी? जहांगीर ने दी। तो कौन थी वो रानी? उसका नाम था नूरजहां। क्या नाम था? नूरजहां। ये बेसिकली एक सेनापति था, उसकी वाइफ हुआ करती थी नूरजहां। और ये अनारकली बाजार में जो है जहांगीर ने इसको सबसे पहली बार देखा था, लाहौर में। और वहीं पर जो है नूरजहां उसको पसंद आ गई और उसने जो क्या किया कि षड्यंत्र करके इसके पति को मार डाला। शाहजहां ने इसके षड्यंत्र करके इसके पति को मार डाला और फिर इससे विवाह कर लिया था। चलो, तो सही आंसर क्या है? नूरजहां। आगे बात करते हैं। इलाहाबाद की संधि किस किस के बीच में हुई थी? देखिए, जब आपका 1764 है ना, 1764 में जब बक्सर का युद्ध खत्म हुआ, 1764 में जब बक्सर का युद्ध खत्म हुआ और उसमें अंग्रेजों की जीत हुई। किसकी जीत हुई? अंग्रेजों की जीत हुई। तो उनकी जीत के बाद, अंग्रेजों की जीत के बाद जो है मुगल सम्राट को पकड़ा गया। उनको बुलाया गया कि भैया इधर आओ, मुगल सम्राट से ही हमको काम है। तो मुगल सम्राट को बुलाया गया और कौन थे? वो थे शाह आलम द्वितीय। कौन थे? शाह आलम द्वितीय को बुलाया गया और उनको बुलाकर एक संधि की गई। संधि ये की गई कि अब से बंगाल का कार्य पूरा है वो हम देखेंगे। तो किस किस के बीच में हुई? देखिए,
सुजाउद्दौला के बीच में कराईडुल्ला, नहीं नहीं भैया, सुजाउद्दौला नहीं है, सुजाउद्दौला नहीं है। सुजाउद्दौला वाजिद अली शाह और शाह आलम द्वितीय, नहीं, सुजाउद्दौला मीर जाफर और शाह आलम द्वितीय, इनमें से कोई नहीं। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1764 में ही इलाहाबाद की, 65 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विदेशी यात्रा जो मुगल काल के दौरान भारत आए और जिन्होंने हमें छोड़ दिया, और विशेषज्ञ का मयूर सिंहासन का वर्णन किया था, जिसने बेसिकली मयूर सिंहासन का वर्णन किया था, वो कौन सा बेसिकली ट्रेवलर था? तो वो था ट्रेवरनियर, जो किसके शासन काल में? अब देखिए मयूर सिंहासन की बात हो रही है, तो मयूर सिंहासन के समय पर, यानी मयूर सिंहासन जो है किसके समय पर बना था? तो शाहजहां के समय पर बना था। तो अभी आपको ये याद रखना पड़ेगा कि शाहजहां के समय पर ट्रेवलर कौन आया था। तो बिल्कुल सही है, शाहजहां के समय पर, शाहजहां के समय पर ये जो है ट्रेवलर आया था, फ्रेंच ट्रेवलर था, फ्रांस से आया था, और इसने मयूर सिंहासन का वर्णन किया था। कोहिनूर हीरा प्राप्त करने वाला पहला मुगल सम्राट था अकबर। कोहिनूर हीरा सबसे पहले प्राप्त करने वाला सम्राट कौन था? अकबर था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1664 में। आखिरी यूरोपियन थे जो भारत आए थे, आखिरी यूरोपियन थे जो भारत आए थे। और सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहले आए थे पुर्तगाली। कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे सबसे पहले। चलो, आखिरी यूरोपियन पुर्तगाली नहीं थे, पुर्तगाली सबसे पहले, भाई गलत ना कर देना, सबसे पहले ये आए थे। सबसे पहले वास्को ड गामा 1498 में वास्को ड गामा आया था, पुर्तगाली था। निम्नलिखित में से किस युद्ध ने अंग्रेजों को भारत में अंतिम शासकों के रूप में तय किया था? किस युद्ध ने अंग्रेजों को भारत में अंतिम शासकों के रूप में तय किया था? बताइए। किस युद्ध ने अंग्रेजों को भारत में अंतिम शासकों के रूप में, अंग्रेज नहीं आएगा बेटा, यहां पर मुगल आएगा, मुगल आएगा, यहां पर मुगल आएगा, अंग्रेज नहीं आएगा। ठीक है, मुगलों को भारत में अंतिम शासकों के रूप में तय किसने किया था? 1857। ठीक है, 1857 का विद्रोह। आगे बात करते हैं, 1526 में किस मुगल सम्राट ने पानीपत की लड़ाई लड़ी थी? बाबर ने लड़ी थी। किसके अगेंस्ट? इब्राहिम लोदी, बता चुका हूं। चलिए, तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, यहीं पर खत्म करते हैं। बाकी टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आपको क्या करना है? लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं और क्यूआर कोड के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं, और यहाँ पर आपको फ्री पीडीएफ मिलेंगी, और क्लासेस जो आपको यूट्यूब पर मिस हो जाती हैं, यहाँ पर आप इजीली उसको देख सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। बाकी अगर सेशन अच्छा लगा हो तो इसको आपको लाइक ज़रूर करना है, दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आप नया कोर्सेज और कौन सा देखना चाहते हैं। बाकी सब्सक्राइब किए बिना आपको नहीं जाना है। तो इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कि सोमवार को। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।